करीब 9 साल की एक लड़की अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। दरअसल इस घर के अंदर सिर्फ दो ही सदस्य रहते हैं, माँ और बेटी। बेटी की उम्र लगभग 9 साल के आसपास है और माँ लगभग 33 साल के आसपास। बेटी रोज स्कूल जाती है और माँ अपनी ड्यूटी पर जाती है। ड्यूटी से उस रात आई नहीं थी, इसलिए लड़की परेशान थी। जैसे जैसे रात आगे बढ़ रही थी, वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे बेटी के सब्र का बांध टूट रहा था। आखिरकार रात के जब 1 बज जाता है, 2 बज जाते हैं, तब वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है। अब उसके रोने की आवाजें पड़ोस घर तक पहुंच जाती हैं। पड़ोसी पूछते हैं कि बेटा तुम रो क्यों रही हो। वो बताती है कि मेरी माँ आज काम से वापस नहीं आई है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार करूँ क्या। उस रात ना वो खाना खाती है और ना ही ठीक से सो पाती है। पड़ोसी उसे तसल्ली देते हैं और उसकी माँ को तलाश करने की कोशिश करते हैं। कोई संपर्क नहीं हो पाता तो कहते हैं कि दिन निकलने दो, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या करना है। दिन निकला जाता है, उसके बाद फिर उसकी जो महिला होती है उसके परिवार वालों से, यानी कि इस बच्ची के ननिहाल वालों से संपर्क साधा जाता है और उस महिला को ढूंढने की हरचंद कोशिश की जाती है। कई दिनों के बाद आखिरकार वो महिला मिल जरूर जाती है, लेकिन जिस रूप में मिलती है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। शरीर मिलता है कंकाल के रूप में और वो मर चुकी थी। जब ये पता चलता है कि इसका रेप हुआ है और रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। ठीक वैसे ही कहानी याद आती है पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के अंदर ट्रेनी डॉक्टर की जिस तरह से रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। पूरा देश ये जानना चाहता है कि आखिरकार उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ क्या है। ठीक वैसे ही इस 9 साल की बच्ची की माँ के साथ क्या हुआ है, हर कोई यही जानना चाहता है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस 9 साल की बच्ची की माँ के साथ हुआ क्या था। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है उधम सिंह नगर, और उधम सिंह नगर जिले का ही एक शहर है रुद्रपुर। दरअसल यहाँ के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एक 33 साल की नर्स रहती है और नर्स 30 जुलाई 2024 को वो अपनी शाम को ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने घर जाती है। दरअसल वो नौकरी करती है उत्तराखंड के रुद्रपुर शहर के एक हॉस्पिटल के अंदर, और उसका जो घर है वो उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर का एक शहर है बिलासपुर, और उसी का ही एक इलाका है डिबडिबा। दरअसल इन दोनों की जो दूरी है वो रुद्रपुर और डिबडिबा की लगभग 19 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। महिला रोज अपने घर से जाती है, घर से जाने के बाद वापस शाम को ड्यूटी करके आ जाती है। घर पर उसकी बेटी उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन 30 जुलाई 2024 को वो वापस लौट कर नहीं आती तो बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। बेटी की रात रो रो के गुजर जाती है अपनी माँ की याद में कि माँ कब आएगी, कब नहीं आएगी। पड़ोसियों को सूचना मिलती है। पड़ोसी इस बात की जानकारी उस 9 साल की बच्ची के ननिहाल वालों को देते हैं और वो ननिहाल वाले उस बेटी को हर जगह तलाश करने की कोशिश करते हैं। आखिरकार उस 9 साल की बच्ची की जो मौसी होती है वो मौसी सीधा पहुंच जाती है नज़दीकी पुलिस स्टेशन यानी कि रुद्रपुर। वहाँ कोतवाली में जाती है, जाकर कहती है कि जो उसकी बड़ी बहन है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर नौकरी करती है नर्स के रूप में, अब वो घर नहीं आई है, उसको ढूंढने की कोशिश करो, उसकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है। जैसे ही ये बात बताई जाती है तो रुद्रपुर कोतवाली ने इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी गंभीरता से शायद इस मामले को लेना चाहिए था। पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, आप परेशान मत हो। उस लड़की को तसल्ली दी जाती है। कुल मिलाकर ये मामला गुमशुदगी में दर्ज कर लिया जाता है और पुलिस अपने जैसे हर मामले को बहुत ही शिथिलता के साथ लेती है, ठीक वैसे ही शिथिलता के साथ इस मामले को लिया जाता है। वो लड़की लेकिन शांत नहीं बैठती। अपनी बड़ी बहन को ढूंढने के लिए अपने परिवार के साथ जिन जिन रास्तों से वो गुजरती थी उन रास्तों पे जाती है और आसपास के हर एक जगह को, हर एक इलाके को खंगालने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो लड़की यानी कि उसकी बड़ी बहन मिल जाए। लेकिन धीरे धीरे करके एक सप्ताह कब गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। आखिरकार 8 अगस्त 2024 की शाम लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और पुलिस का फ़ोन पहुंचता है। जब पुलिस का फ़ोन पहुंचता है तो उनसे कहा जाता है कि आपको यहाँ पुलिस स्टेशन आना है और आपको लेके कहीं चलना है। दरअसल एक लाश मिली है और ये देखना है कि ऐसा तो नहीं है ये लाश तुम्हारी बड़ी बहन की हो। जैसे वो बात सुनती है वो कहती है कि ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। परिवार के लोग अब वहाँ पहुंचते हैं तो एक वसुंधरा मार्ग लगता है, वसुंधरा रोड लगता है। उस वसुंधरा रोड पर झाड़ियाँ होती हैं, रोड के बिल्कुल एकदम किनारे। वहाँ पर जाकर देखते हैं तो बड़ी बड़ी झाड़ियों के अंदर एक लाश पड़ी हुई थी। लाश बिल्कुल कंकाल के रूप में पूरी तरह से बदल चुकी थी और जैसे ही उसके कपड़े, उसकी जो पर्स होता है, उसकी जो ज़रूरत की चीज़ें, सामान थे, उनको देखा जाता है और देखने के बाद पता चलता है कि उन कपड़ों के आधार पर तो ये तो लाश उनकी बेटी की है, उनकी बड़ी बहन की लाश है। सबके सब लोग पहचानने की कोशिश कर रहे थे। बाकी उसके जो भी
उसकी बॉडी जो दिख रही थी वो कंकाल बन चुकी थी। उसको देखकर पुलिस वालों ने ऐसा भी बताया, ऐसा दावा किया जा रहा था कि परिवार वालों से कहा कि इसकी तो लाश को गलाने के लिए किसी केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। किसने केमिकल का इस्तेमाल किया है, किसने इनकी हत्या की है? अब ये कई तरह के सवाल थे। इन सवालों के जवाब हर कोई जानना चाहता था और सबसे पहले इन सवालों का जवाब जानना चाहते थे उस मरे हुई जो नर्स होती है, नर्स के परिवार के लोग, क्योंकि वो इतने ज़्यादा चिंतित थे, कई दिनों से लगातार तलाश कर रहे थे। इस बीच जो नर्स के परिवार के लोग होते हैं उन्हें गुस्सा भी आता है, क्योंकि पुलिस ने शायद इस मामले को इतना गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन पुलिस ने फिर भी उन्हें डबट कर फटकार कर किसी तरह से शांत कर दिया और वहाँ से जाने के लिए कहा कि हम ठीक हैं, हम जितनी जल्दी हो सकेंगे तलाश करेंगे। अब शायद पुलिस की नींद टूटी थी। अब शायद पुलिस ने इस मामले को ढूंढना शुरू किया कि आखिरकार हुआ क्या है, क्या परेशानी है। 8 अगस्त को जैसे उसकी नर्स की लाश मिलती है। आखिरकार लगभग 500 से ज़्यादा जो सीसीटीवी कैमरे थे उस रुद्रपुर से लेकर और इस बिलासपुर के रास्ते में जहाँ जहाँ से वो महिला गुजरती थी, तो उन 500 कैमरे में एक कैमरा ऐसा था जहाँ पर नर्स दिखाई देती है, ई रिक्शे पे वो जा रही है। ई रिक्शे से जैसे उतरती है तो एक सुनसान रास्ते की तरफ, यानी कि वसुंधरा मार्ग की तरफ जब जा रही थी, तो इसी बीच में पता चलता है कि एक अनजान व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था। अब वो कौन अनजान व्यक्ति है, कौन नहीं है, ये कई तरह के सवाल थे। अब पुलिस ने उसे ढूंढने की भी कोशिश की। साथ ही जो महिला का नंबर था, मोबाइल नंबर, वो काम नहीं कर रहा था। आखिरकार उस नर्स का मोबाइल नंबर लिया जाता है और उसे सर्विलांस पे लगाया जाता है, ये देखने के लिए कि आखिरकार उसका नंबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो पता चलता है कि नंबर तो उसका चल नहीं रहा है, काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन और बीत जाते हैं तो पता चलता है कि उसका नंबर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली का एक थाना लगता है शाही, और शाही का एक गांव है तुरसापट्टी। दरअसल यहाँ पर एक खुशबू नाम की एक महिला रहती है। पता चलता है कि नर्स का जो मोबाइल है, उस मोबाइल के अंदर इस खुशबू नाम की महिला ने अपना सिम कार्ड डाला हुआ था। अब जैसे ही पुलिस इससे संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी तो खुशबू को कुछ लगता है कि कुछ ना कुछ मामला है, अब पुलिस जरूर यहाँ पर आएगी। वो अपने पति को बताती है, उसके पति का नाम धर्मेंद्र होता है। धर्मेंद्र से कहती है कि जो तुमने मुझे मोबाइल दिया था उसी मोबाइल पर एक फोन आया है। पुलिस वाले बातचीत कर रहे थे। अब इसी बीच में जैसे ही उस व्यक्ति को पता चलता है तो वो अपनी पत्नी यानी कि खुशबू को लेकर धर्मेंद्र वहां से भाग जाता है। पुलिस के लिए एक रास्ता था कि नर्स की जो हत्या हुई है, कत्ल हुआ है, इतना भयानक रूप से जो उसको मारा है, तो शायद यहाँ से खुशबू के पास जो मोबाइल मिला है, धर्मेंद्र के पास, धर्मेंद्र है जो भी है, इनसे पूछताछ की जाएगी, यहाँ से कुछ रास्ता निकलेगा। अब पुलिस ने इन्हें तलाश करना शुरू कर दिया। करीब करीब 8 दिन का समय बीत जाता है। अब 8 दिन के समय बीतने के बाद आखिरकार राजस्थान के बताया जाता है कि जोधपुर में उसकी लोकेशन मिल जाती है, धर्मेंद्र की लोकेशन मिल जाती है, खुशबू की लोकेशन मिल जाती है। पुलिस आखिरकार उनको वहां से पकड़ने के लिए जाती है, पकड़ती है। पकड़ के जब वापस देहरादून लेके आती है और देहरादून लाने के बाद उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास ये मोबाइल कहाँ से आया, उस नर्स का मोबाइल के अंदर तुमने अपना सिम कार्ड कैसे डाला। तो पता चलता है कि इस खुशबू से पहले इस मोबाइल का इस्तेमाल धर्मेंद्र कर रहा था और धर्मेंद्र ने ही अपनी पत्नी को दिया कि तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो, मैं कुछ और कर लूँगा। जब इस तरह की बात थी वो पत्नी भी खुश हो जाती है, लेकिन ये नहीं पता था कि जिसके मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है उसका तो कत्ल हो चुका है, वो भी बहुत भयानक रूप में। आखिरकार जब इनसे सख्ती से पूछा जाता है तो वो जवाब नहीं दे पा रही थी खुशबू। तब धर्मेंद्र से सख्ती से पूछा जाता है तो धर्मेंद्र ने एक कहानी सुनाई। वो कहानी ये सुनाता है कि वो उस दिन जिस दिन की घटना होती है, यानी कि 30 जुलाई 2024 की ये बात है, जब ये रात के लगभग 8:30 या 8 बजे के आसपास का वक्त था। ई रिक्शे से जब ये वो उतरती है तो वो एक सुनसान एरिया की तरफ जा रही थी। तभी उसके दिमाग में आता है कि इसके पास कुछ पैसे भी होंगे, इसके पास मोबाइल होगा, ज़रूरत की चीज़ें होंगी, वो उसे छीन लेकर वहाँ से भाग जाएगा, यानी कि वो लूट की घटना को अंजाम देगा। धर्मेंद्र जो होता है, धर्मेंद्र ये एक जफरपुर एक जगह लगती है, वहाँ पर एक गेहूं की फैक्ट्री होती है। गेहूं की फैक्ट्री में वो मजदूरी का काम करता है। इससे पहले भी एक आर्म्स एक्ट के मुकदमे में वो उस पर कार्रवाई हुई थी और जो भी पुलिस ने उसे जेल वगैरह भेजा था। लेकिन जैसे ही उसने उसकी नर्स के पीछे पीछे जाता है, अब उसे बिल्कुल सुनसान रास्ता मिलता है, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। वो तुरंत ही उसे पकड़ता है। पुलिस इस तरह की घटनाक्रम का खुलासा करती है, उससे पूछताछ करती है। तो उसे पकड़ता है तो उस नर्स ने उसके विरोध किया और विरोध कुछ इस तरह से किया। नर्स बताई जाती है ताकतवर होती है, लेकिन वो धर्मेंद्र जो होता है, मजदूर जो होता है, वो उसका शरीर थोड़ा सा उसके मुकाबले हल्का था, लेकिन वो नर्स पर भारी पड़ जाता है और नर्स को वो इसका सर बहुत बुरी तरह से पटकता है। जैसे ज़मीन पर पटकता है तो वो विरोध करने की स्थिति में नहीं होती। इस बीच में उसकी नीयत, यानी कि धर्मेंद्र की, उस मजदूर की नीयत उस नर्स को देखकर खराब हो जाती है। उसके वो अंदर झाड़ी की तरफ लेके जाता है, उसके साथ वो मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद जब वो बेहोशी जैसी हालत में हो जाती है तो वो उसका बलात्कार करता है। और जब बलात्कार करता है, जब तक उसकी तसल्ली नहीं हो जाती है, वो उसे
उसे पूरी संतुष्टि नहीं हो जाती, तो उसके बाद फिर वो वहाँ से जब जाने की कोशिश कर रहा था तो उसे पता था कि शायद इस बात का कहीं ऐसा ना हो खुलासा हो जाए, क्योंकि उसने उसका चेहरा देख लिया है। तब उसने उसके दुपट्टा, कोई जो भी उसके पास चुन्नी वगैरह थी, उस चुन्नी से, उस दुपट्टे से उसका गला घोंटता है, और गला घोंटने के बाद यहाँ से इत्मीनान से निकल जाता है उसका मोबाइल लेकर। और जो वहाँ से उसके पास जो ज़रूरत की चीज़ें थी जिनका वो इस्तेमाल कर सकता था, वो आराम से यहाँ से जाता है, निकल जाता है, अपनी पत्नी के पास जाता है। 2-4 दिन तो वो उस मोबाइल का वो खुद से इस्तेमाल करता है, बाकी वो फिर अपनी पत्नी को दे देता है और कहता है कि तुम ही इसका इस्तेमाल करो। लेकिन पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो ये बात कहीं ना कहीं परिवार वालों पे समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि जिस झाड़ी में ये शव मिला था, जिस झाड़ी में लाश मिली थी, परिवार के लोगों ने उस झाड़ी में भी जाकर देखा था। लेकिन जिस इलाके से वो जिस रास्ते पे झाड़ियाँ थी, झाड़ी में शव था, उस रास्ते से लोगों का आना जाना भी होता था, लेकिन किसी को दुर्गंधी नहीं आती है। 8 दिन तक किसी को दुर्गंधी नहीं आई और वो लाश ना रह के कंकाल का रूप धारण कर लेती है। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि केमिकल का इस्तेमाल किया है। अगर केमिकल का इस्तेमाल किया है, हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये सब नहीं आया है, लेकिन केमिकल का इस्तेमाल किया है, तो वो मजदूर केमिकल कहाँ से लेकर आया उसकी लाश को गलाने के लिए। तब कई तरह के सवाल थे जो हर कोई जानना चाहता था कि आखिरकार इस महिला के साथ हुआ क्या है। तो परिवार के लोगों ने जब पुलिस से संपर्क किया था तो मामला 2 राज्यों से जुड़ जाता है। नौकरी करती है उत्तराखंड प्रदेश के जो जिला होता है उधम सिंह नगर, उसके शहर रुद्रपुर में, और वो रहती है उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के बिलासपुर का एक डिबडबा इलाका होता है, वहाँ रहती है। 2 राज्यों से ताल्लुक होता है। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य पर डाल रही थी और दूसरे राज्य की पुलिस इस पर डाल रही थी। परिवार वाले परेशान हो जाते हैं, आखिरकार उनकी बेटी के साथ क्या हुआ। पुलिस का व्यवहार बताया जाता है कि इस परिवार के प्रति ज़्यादा अच्छा नहीं था, परिवार की कोई सुन नहीं रहा था, और उन्होंने बार बार कहा कि साहब यहाँ ऐसा लगता है कि इसकी हत्या कहीं दूसरी जगह की गई है, आपने तो सिर्फ जिसके पास मोबाइल मिला है उसी को पूरी तरह से उलझा दिया, फंसा दिया है। हो सकता है कि इसके अंदर हॉस्पिटल का कुछ ना कुछ रोल हो। यदि आप इस मामले की सही से जांच नहीं कर पा रहे हैं तो इस मामले की जांच सीबीआई को दे दो, सीबीआई से करा लो, हो सकता है कि कुछ और ही बात निकले। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि जिस हॉस्पिटल में उसने 3 साल तक नौकरी की, उस हॉस्पिटल ने उस नर्स की सुध ही नहीं ली। नर्स कहाँ से अचानक से गायब हो जाती है। उसमें हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले उनके प्रति अच्छा व्यवहार ही नहीं कर पा रहे थे। घर वाले इसलिए भी थोड़ा परेशान थे कि आखिरकार कुछ ना कुछ दाल में काला है। पुलिस ने जो खुलासा किया है वो उनके गले नहीं उतर रहा है, और आखिरकार करें तो क्या करें, क्योंकि वो महिला अपनी बेटी के साथ रह रही थी। उसके पति के बारे में मैंने जानकारी जुटाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं चल पाया कि आखिरकार की मामला क्या है। और लेकिन 9 साल की जो बच्ची है, भविष्य में उसकी परवरिश कैसे होगी। परिवार वालों ने सरकार से मांग भी की कि कम से कम इसकी आर्थिक मदद कर दी जाए, जो इस बच्ची की परवरिश हो जाए। लेकिन ना तो उत्तराखंड की सरकार ने, ना ही उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस मामले में शायद कोई गौर नहीं किया। साथ ही घर वालों ने कहा कि वैसे तो तुम्हारा बुलडोजर जगह जगह जाकर गरजता है, बरसता है, लेकिन इस मामले में ना तो उत्तराखंड प्रदेश का बुलडोजर गरजता है, ना ही उत्तर प्रदेश का जो बुलडोजर होता है वो गरजता है। पूरा देश मांग कर रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के अंदर जो ट्रेनिंग डॉक्टर है उसकी जिस तरह से हत्या हुई है, उस हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी हो जाए, तो फिर इस वाले मामले में फांसी की मांग करने वाले कहाँ जाते हैं। परिवार वाले हर तरह के सवाल कर रहे हैं, लेकिन मीडिया के लिए शायद ये खबर नहीं है, विपक्ष के लिए ये शायद मुद्दा नहीं है, और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोगों के लिए शायद इस यहाँ से कोई वोट बैंक हासिल नहीं होने वाला, ऐसा ही शायद कुछ प्रतीत होता है। यही कारण है कि इस घटना को लेकर जिस तरह की हवा मिलनी चाहिए थी उस तरह की हवा मिल नहीं पाती है। परिवार के लोग बस इधर से उधर चक्कर काट रहे हैं, और बेटी को अभी तक ये मालूम नहीं है कि उसकी माँ जिंदा है, मर गई है, कभी वो वापस लौट कर नहीं आएगी। शायद जब उसको होश आएगा तब तक वो बड़ी हो जाएगी, और जब बड़ी हो जाएगी तब तक उसकी शायद परवरिश जिस तरह से हो रही थी शायद वैसी परवरिश हो नहीं पाएगी। उस बच्ची का भविष्य जरूर अंधकार में है। परिवार वाले प्रशासन को, शासन को और पुलिस को लगातार कोस रहे हैं, कह रहे हैं कि इनका व्यवहार उनके प्रति अच्छा नहीं है, इसलिए इस घटनाक्रम में लीपापोती की गई है। ज़्यादा मामला वैसा नहीं हुआ है। हम अपनी वीडियो के माध्यम से ये अपील करेंगे कि इस मामले की भी ईमानदार से ईमानदार कोशिश की जाए, परिवार वालों को संतुष्ट किया जाए कि उन्होंने जो खुलासा किया है वो बिल्कुल सही खुलासा किया है। धर्मेंद्र ही है जो असली कातिल है। इस तरह के परिवार वालों से बातचीत करके हो सकता है कि परिवार वालों के समझ में आ जाए, लेकिन जिस तरह से परिवार वालों को लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन उन तक उनकी जो असली कहानी वो पहुंच नहीं पा रही है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें।
अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।